हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस एंड टेक के लेक्चर सीरीज में। और आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है डिफेंस। ठीक है, देखो, आज जो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं। आप अगर देखोगे तो ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी देखो यूपीएससी प्रीलिम्स के अगर क्वेश्चन में देखोगे तो मिसाइल से रिलेटेड डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि रेंज क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइप क्या होता है, इस तरह से रिलेटेड। ठीक है, मेंस में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि आज का लेक्चर जो हम लोग करने वाले हैं वो सिर्फ डेफिनेशन का नहीं होगा। हम लोग एक फाउंडेशन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हुए चीजों को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले देखो डिफेंस में क्या बात आती है। एक तो आता है कि आप सेल्फ डिफेंस करते हो। ठीक है, या तो आप कॉम्बैट स्किल के थ्रू करते हो या तो आप किसी वेपन के थ्रू करते हो। यही होता है ना, अगर आपको कोई मारने आए या तो आपको अपने आप को बचाना है तो आप क्या करते हो, अपने हाथों से बचाते हो या फिर आप वेपन का यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे कंट्री बाई कंट्री में अगर वॉर होगा तो क्या होगा कि वेपन का ही यूज होगा। ठीक है, और यही से बात आती है वेपन की। ओके, अभी देखो ये जो वेपन है ना, ये सबसे पहला सवाल हर किसी के दिमाग में आता है कि इंसान जो है वो क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे अटैक करना चाहते हैं, दूर से ही अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, और ये अटैक करके क्या होता है कि लोग बच जाते हैं, आपको डायरेक्ट डैमेज होने का चांसेस कम होता है। तो आप क्या देखोगे कि पहले के टाइम पे लोग बो एंड एरो का यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोग तलवार का यूज जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता था उसमें करते थे। लेकिन जब दूर से हमें अटैक करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बो एंड एरो का यूज कर रहे हैं। उसके बाद आया कैनन, हम लोगों ने कैनन का भी यूज किया। अब वहां से जब हम आगे बढ़े तो हम रॉकेट पे आ गए। ठीक है, रॉकेट के बाद हम लोग मिसाइल पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इवोल्यूशन दिखा रहा है कि पहले हम बो एंड एरो से लड़ाई करते थे, फिर कैनन्स पे आए, फिर रॉकेट्स पे आए, फिर अब मिसाइल्स पे आ गए। देखो, रॉकेट और मिसाइल इन दोनों को अलग अलग लिखा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना भी जरूरी है। देखो, बो एंड एरो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपको पढ़ाने का। ठीक है, कैनन्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ाने का। मेन चीज है रॉकेट एंड मिसाइल। देखो, रॉकेट और मिसाइल में बेसिकली क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, रॉकेट जो होता है ना, आप देखो ये अनगाइडेड होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने दिवाली में पटाखे छोड़े हैं ना, रॉकेट वाला जलाया, फिर किधर जाएगा, जमीन में जाएगा। अगर किसी ने बॉटल गिरा दिया तो वो सीधा किसी के घर में घुस जाता है। अगर बॉटल खड़ा है तो वो फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये अनगाइडेड है। इसको आप अगर एक बार फायर कर देते हो, ठीक है, तो ये अपना स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री पकड़ लेता है, बस उसी में चलता रहता है। लेकिन ये जो जब हम बात हम मिसाइल की करते हैं तो मिसाइल क्या होता है ना, गाइडेड होता है। गाइडेड है इसका मतलब क्या, अगर आप कहीं पे से अटैक कर रहे हो, ठीक है, तो ये वहीं जाके अटैक करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। जैसे आप लोगों ने पार्टनर मूवी देखी होगी ना, उसमें लोग रॉकेट समझ रहे थे लेकिन वो क्या था, वो मिसाइल था। ठीक है, वो क्या था, गाइडेड था। वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकता था। ये मिड कोर्स करेक्शन कर सकता था। ठीक है, साथ ही साथ ये टारगेट को लॉक कर लेता है। ठीक है, इसमें टारगेट लॉक करने की कैपेबिलिटी भी होती है। अभी क्या है, यहां से आपको ये समझ में आ गया कि मिसाइल क्या है, मिसाइल एक इंटेलिजेंट वेपन। लेकिन रॉकेट क्या है, रॉकेट बस पावरफुल है लेकिन वो अनगाइडेड होता है। ठीक है, अभी देखो, जब मिसाइल के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है, हम मिसाइल को समझ पा रहे हैं, तो हम मिसाइल के डेफिनेशन को थोड़ा और डीपली समझते हैं। मिसाइल क्या है, एक गाइडेड एंड साथ ही साथ सेल्फ प्रोपेल्ड एयरबॉर्न वेपन है, जो अपना वॉरहेड टारगेट तक, जब ये जो टारगेट लॉक किया है यहाँ तक डिलीवर करता है। अब ना आपको जो भी मैंने वर्ड यहाँ पे बोला, आप उन सभी वर्ड को एक बार समझो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला क्या है, गाइडेड। दूसरा क्या है,
मिड कोर्स करेक्शन, ठीक है। एंड तीसरा क्या है, टारगेट लॉक कैपेबिलिटी, टारगेट लॉक कैपेबिलिटी। देखो ये तीन चीज आपको यहाँ पे देखना है मिसाइल में, ये तीन फीचर आपको दिखता है। यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि मिसाइल क्या है, मिसाइल एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वेपन, ठीक है। और इसी इंटेलिजेंट वेपन के बारे में हम लोगों को और डीप में समझना है, क्योंकि देखो मिसाइल से हर बार क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसे ही होते हैं, गाइडेड, मिड कोर्स करेक्शन, और हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इसी चीज को बहुत बेसिक से समझना है, ठीक है। अभी देखो मिसाइल डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो मिसाइल डेफिनेशन में हमें क्या पता चलता है, देखो लिख देते हैं यहाँ पे मिसाइल, ठीक है। मिसाइल क्या होता है, मिसाइल एक गाइडेड सेल्फ प्रोपेल्ड एयरबॉर्न वेपन है, ठीक है। यहां पे क्या है, गाइडेड सेल्फ प्रोपेल्ड एयरबॉर्न वेपन। ये क्या करता है, ये अपना वॉरहेड, ठीक है, जो उसका, जैसे आपने मिसाइल देखा ना ऐसे करके होता है मिसाइल, ठीक है। तो ये चीज ये टारगेट तक डिलीवर करता है, जो भी टारगेट है उस टारगेट तक डिलीवर करता है। अभी ना यहाँ पे हर एक वर्ड को हम समझते हैं। सबसे पहला है गाइडेड। गाइडेड का मतलब क्या है, गाइडेड का मतलब है कि मिसाइल के पास क्या होगा ना, जैसे ये हमारा मिसाइल है, इसी में क्या है, ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, क्लियर। गाइडेड का मतलब यहाँ पे आप देखो, ये जो गाइडेड वाला हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, यहाँ पे ना तीन तरह के आप देखोगे गाइडेंस फेजेस होते हैं, ठीक है। गाइडेंस फेज क्या क्या होता है, पहला इनिशियल गाइडेंस, इनिशियल गाइडेंस। इनिशियल गाइडेंस में क्या होता है कि जब हम लॉन्च करते हैं मिसाइल को, ठीक है, लॉन्च के बाद जो डायरेक्शन सेट करते हैं वो होता है इनिशियल गाइडेंस। दूसरा होता है मिड कोर्स गाइडेंस, अगर हम लॉन्च कर चुके हैं और बीच में ही उसको डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है, तो ये चीज होता है मिड कोर्स गाइडेंस, ठीक है, बीच में ही हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड, थर्ड इज टर्मिनल गाइडेंस, टर्मिनल गाइडेंस। टर्मिनल गाइडेंस का मतलब होता है कि फाइनल स्टेज में ये जो प्रिसाइज टारगेटिंग करेगा ना, उसी को कहते हैं हम लोग टर्मिनल गाइडेंस, प्रिसाइजिंग टारगेटिंग। देखो अभी के टाइम में जो बहुत सारे एडवांस्ड मिसाइल आते हैं, ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन सा एडवांस मिसाइल है, हम इंडिया के पास कौन कौन सा मिसाइल है। बट अभी के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं जो भी एडवांस मिसाइल होती है उसमें ना आप देखोगे एक्टिव रडार होमिंग होता है, रडार होमिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिसाइल खुद एक रडार एमिट करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। एक तो पहले हम लोग गाइडेड का मतलब देखें, अब आता है सेल्फ प्रोपेल्ड। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या है उस चीज को भी समझो, दूसरा कीवर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक है। सेल्फ प्रोपेल्ड में क्या होता है कि मिसाइल में ना अपना खुद का प्रोपल्सन सिस्टम होता है। कौन सा, प्रोपल्सन सिस्टम। अभी देखो ये जो प्रोपल्सन सिस्टम है ना, कोई भी मिसाइल बिना प्रोपल्सन सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल में होता है, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे कि जिस मिसाइल के पास खुद का प्रोपल्सन सिस्टम होता है, तो ये प्रोपल्सन सिस्टम ही क्या करता है, रेंज एंड स्पीड, ये दोनों चीज डिसाइड करता है। जितना ज्यादा अच्छा प्रोपल्सन सिस्टम, उतना ज्यादा अच्छा रेंज, उतना ज्यादा अच्छा स्पीड। रेंज का मतलब कितना किलोमीटर तक जा सकता है, स्पीड का मतलब कितना स्पीड ले सकता है, 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, इस तरह से, ठीक है। अभी देखो तीसरा हम लोग देखे थे वॉरहेड डिलीवरी, वॉर हेड डिलीवरी, ठीक है। अभी देखो वॉरहेड डिलीवरी जो है ना, ये क्या बात कर रहा है, वॉरहेड के बारे में, जो चीज जहां पे जाके ब्लास्ट करना है। अभी देखो
इसमें क्या क्या चीज हो सकता है? इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेड भी होता है, फ्रेगमेंटेशन। कभी कभी देखोगे कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी होता है। ठीक है, आप देखोगे थर्मोबैरिक, इस तरह के वॉरहेड डिलीवरी होते हैं। अभी देखो ये अलग अलग टाइप है, इसमें और भी टाइप हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही होते हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगा वैसे वैसे। ठीक है, अभी क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स होती है ना, वो मिसाइल ज्यादातर न्यूक्लियर कैपेबल होती है। कैसी मिसाइल? स्ट्रेटेजिक मिसाइल, स्ट्रेटेजिक मिसाइल। ठीक है, उसमें आपको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दिखती है, जैसे हमारा ब्रह्मोस है। क्या ब्रह्मोस में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है? प्लीज आप इस चीज को चेक करो और कमेंट में बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो मिसाइल के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हम उन सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे। हम यहाँ पे डिटेल में मिसाइल को समझ, ताकि मिसाइल से आने वाला क्वेश्चन आप कभी गलत ही ना करो। ठीक है, मिसाइल के बेसिकली कंपोनेंट ऑफ मिसाइल। ठीक है, मिसाइल के बेसिकली ना 5 कोर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है टारगेटिंग सिस्टम। टारगेटिंग सिस्टम, टारगेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हमने जाना, लेकिन टारगेटिंग सिस्टम में कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज होते हैं इसे भी समझना होगा। देखो टारगेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसका काम होता है टारगेट को आइडेंटिफाई करना, टारगेट को आइडेंटिफाई करना। लेकिन इस आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, उस चीज को समझो। देखो टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखोगे रडार, एडवांस मिसाइल में रडार लगी रहती है। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रारेड सीकर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, और यू कैन से सैटेलाइट नेविगेशन। ठीक है, जीपीएस हो, नाविक हो, इस तरह से कुछ भी। तो ये सारी चीजें आप देखोगे कि जो हमारा टारगेटिंग सिस्टम होता है इसमें लगा होता है। देखो बहुत सारी जो हीट सीकिंग डिवाइस होती, मिसाइल्स होती है। ठीक है, हीट सीकिंग मिसाइल्स क्या करती है कि एयरक्राफ्ट के इंजन के हीट को डिटेक्ट करती है और वहीं पे जाके फटती है, ताकि खत्म कर दे उस एयरक्राफ्ट को। क्लियर? अभी देखो वहां पे वो क्या करती होगी, वहां पे वो किस तरह का चीज यूज करती होगी, तो वहां पे इंफ्रारेड सीकर यूज करती है, जो कि हीट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, एक तो पहला हमारा टारगेटिंग सिस्टम है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम, मिसाइल बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है, जैसा हम लोगों ने इवोल्यूशन देखा था उसी के हिसाब से, पहले बो एंड एरो के थ्रू, फिर कैनन के थ्रू, फिर रॉकेट के थ्रू, फिर मिसाइल के थ्रू। आज के टाइम पे ये वॉर का सबसे बड़ा ये बना हुआ है। ठीक है, अभी देखे हम लोगों ने कि इसमें हम लोगों ने टारगेटिंग सिस्टम देखा। अब हम लोग गाइडेंस सिस्टम को समझ रहे हैं। देखो गाइडेंस सिस्टम में क्या है कि अब टारगेट मिल गया। ठीक है, टारगेट पता चल गया, लेकिन अब कंट्रोल किसके हाथ में होगा? टारगेट मिलने के बाद कंट्रोल कौन करेगा? तो इसी में आता है गाइडेंस सिस्टम। इसमें देखोगे आप आईएनएस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, या फिर आप देख सकते हो जीपीएस एडेड गाइडेंस। ठीक है, जीपीएस के थ्रू भी गाइडेंस करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? टेरेन काउंटर मैचिंग। ठीक है, अभी देखो इस तरह के अलग अलग गाइडेंस सिस्टम है जो कि मिसाइल में यूज होते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में जो एडवांस मिसाइल है ना, उसमें एक से ज्यादा गाइडेंस सिस्टम यूज हो रहा है। डुअल रिडेंडेंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि आज की जो मिसाइल्स है वो बहुत ज्यादा एडवांस होती है, बहुत ज्यादा कैपेबल होती है। एंड द थर्ड इज, थर्ड क्या है? थर्ड है अपना फ्लाइट सिस्टम। इसका काम क्या होता है? मिसाइल को स्टेबल रखना। ठीक है, कि मिसाइल को स्टेबल कौन करेगा? तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग फ्लाइट सिस्टम। अभी देखो फ्लाइट सिस्टम में क्या होते हैं, जो मिसाइल में आप फिन्स देखते हो, ठीक है, जो मिसाइल में आप कैनर्ड्स देखते हो, जो विंग्स देखते हो, ये सारी चीजें क्या करती है? ये मिसाइल को बैलेंस करती है। ठीक है, ये मिसाइल को एक स्टेबिलिटी देती है, और इसी से मिसाइल की एक्यूरेसी डिसाइड होती है। एंड फोर्थ, प्रोपल्सन सिस्टम।
प्रोपल्सन सिस्टम। देखो इसके नोट्स चैनल पे अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हो। और यहाँ पे बस मैं उसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोपल्सन सिस्टम इसको ना बहुत इंपॉर्टेंट समझो। ये ना बेसिकली चार तरह का होता है, जिस तरह से हम लोगों ने फ्यूल में पढ़ा था। पहला क्या होगा? पहला है सॉलिड फ्यूल। ठीक है, सॉलिड फ्यूल में क्या होता है? फ्यूल मिसाइल में पहले से भरा होता है, हम उसे क्विकली लॉन्च कर सकते हैं, उसमें बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और इसीलिए ये सिस्टम स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स में आपको कॉमनली दिखता है। ठीक है, दूसरा दूसरा है लिक्विड फ्यूल, जिसमें हम लिक्विड फ्यूल को यूज कर रहे हैं। देखो लिक्विड फ्यूल में क्या होता है ना कि आपको जब आप लॉन्च करना चाहते हो उस मिसाइल को, तब उसमें आप फ्यूल को फिल करते हो। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे देखो लिक्विड फ्यूल टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, हम थ्रस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन लिक्विड फ्यूल को स्टोर करके रख पाना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करता है। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और आप देखोगे इंडिया के पास जो अर्ली जनरेशन की मिसाइल्स थी, उनमें ये सिस्टम आपको कॉमनली दिखता था। ठीक है, लेकिन अब क्या और आ गया है? देखो ये जो हमारा यहाँ पे आप लिक्विड फ्यूल देख रहे हो, लिक्विड फ्यूल के अलावा क्या है? लिक्विड फ्यूल के अलावा आज के टाइम पे रेमजेट। ठीक है, रेमजेट मिसाइल आपको दिखती है। ये कैसे मिसाइल होती है? ये एयर ब्रीदिंग मिसाइल होती है। ठीक है, इसमें एयर ब्रीदिंग इंजन लगा होता है, और आप इसका स्पीड भी देखोगे तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसी का एग्जाम्पल है। इसी का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ब्रह्मोस जो है हमारा। ठीक है, ब्रह्मोस में क्या होता है कि रैमजेट इंजन को हम लोग यूज करते हैं। अब ब्रह्मोस के बाद आया है स्क्रैमजेट, सॉरी रैमजेट के बाद आया है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट क्या है? इसी का एडवांस वर्जन। ये क्या कर रहा है? ये भी सुपरसोनिक कंबशन करता है, और इसका स्पीड अगर आप देखोगे तो हाइपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक स्पीड। ठीक है, तो ये इसी का एडवांस वर्जन है। अभी देखो ये जो एयर ब्रीदिंग मिसाइल्स है, ठीक है, इसे हम एयर ब्रीदिंग इंजन जो कह रहे हैं, इसमें क्या होता है ना कि ये ऑक्सीजन अपने साथ लेके नहीं चलता, ये सिर्फ फ्यूल लेके चलता है, और कंबशन के लिए जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसी को यूज करता है। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है इसको यूज करने के कारण ही हम इसे एयर ब्रीदिंग मिसाइल कहते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो रॉकेट प्रोपल्सन यूज करते हैं, वो क्या करता है ना कि वो अपना ऑक्सीडाइजर लेकर चलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी जो पांचवा पार्ट है, इसका पांचवा पार्ट है हमारा कि वॉरहेड। ठीक है, अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे? प्रोपल्सन सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं पांचवा पार्ट, वॉर हेड। ठीक है, वॉरहेड क्या है? देखो जो भी हमारे पास मिसाइल्स हैं, उसमें पेलोड के अलावा गाइडेंस सेक्शन, प्रोपल्सन सेक्शन, इस तरह के अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। ठीक है, वॉरहेड क्या होता है? वॉरहेड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल सेक्शन होता है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, ये भी हमारे मिसाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, वॉरहेड के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, तो सेम यहाँ पे भी आप उसको समझ जाओ। अब आता है लॉन्च प्लेटफॉर्म। अभी तो ये मिसाइल था, हर जगह हम देखते हैं ना कि क्या ये लैंड से लॉन्च हो सकता है, क्या ये शिप से लॉन्च हो सकता है, ये सारी चीजें बात करते हैं ना। तो उसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, लॉन्च प्लेटफॉर्म। देखो मिसाइल लॉन्च हो सकता है कहाँ कहाँ से? लैंड से, ठीक है, एयरक्राफ्ट से, सबमरीन से, या फिर मोबाइल लॉन्चर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। सबमरीन से जो लॉन्चेस हम लोग करते हैं, ये मिसाइल की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बताता है। ठीक है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्रुशियल भी होता है। आज के टाइम पे हम लोग ये चीज देखते हैं ना कि कहाँ कहाँ से लॉन्च हो रहा है। ठीक है, अभी देखो क्या है कि जब हम इस बारे में बात करते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या क्या प्लेटफॉर्म हम लोगों ने देखा? एक प्लेटफॉर्म है हमारा लैंड बेस्ड लॉन्चर। ठीक है, दूसरा हमने देखा मोबाइल लॉन्चर। तीसरा हमने देखा एयरक्राफ्ट, जिसको हम एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं सबमरीन। सबमरीन, इससे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लगभग लगभग चार लॉन्च
चीजें देख रहे हैं कि लॉन्च प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कि यहाँ से लॉन्च होते हैं। ठीक है, अभी देखो जब हम अब ना मिसाइल के बारे में समझते हैं। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम लोग रेंज के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, रेंज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन अब यहां से नंबर्स को याद रखना, यहां से नंबर्स याद रखना जरूरी है। ये नंबर्स अगर आपको याद रहेगा तब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हो। सबसे पहले देखो, आपको ना रेंज की कैटेगरी याद रखना है। पहली कैटेगरी क्या है? एस आर बी एम। दूसरी कैटेगरी क्या है? एम आर बी एम। तीसरी कैटेगरी क्या है? आई आर बी एम। चौथी कैटेगरी क्या है? आई सी बी एम। अभी देखो बीएम का मतलब सब समझ रहे होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल। अब एसआर का मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अभी इसी तरह में देखो कि हम क्या देखते हैं, ये लेस देन 1000 किलोमीटर के बारे में बताता है। ये हमें 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के बारे में बता रहे हैं। आईआरबीएम क्या बताता है? 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक के रेंज है। आईसीबीएम क्या बताता है? कि यहाँ पे मोर देन 5000 किलोमीटर का रेंज है। और ये जो आईसीबीएम है ये जनरली क्या है कि न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे जो है, ये तो हम रेंज के बेसिस में क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अभी मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन अगर आप टारगेट के बेसिस पे करो कि टारगेट टाइप पे, ठीक है, रुक जाओ, टारगेट टाइप बेसिस। पहला क्लासिफिकेशन रेंज के बेसिस पे जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे एसआरबीएम, एमआरपीएम, आईआरबीएम एंड आईसीबीएम देखा। अब हम लोग दूसरा कर रहे हैं टारगेट बेसिस क्लासिफिकेशन। अभी क्या है, यहाँ पे ना आप देखोगे यूपीएससी के क्वेश्चंस में बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट्स होते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल है या फिर एयर टू एयर मिसाइल है। इस तरह की स्टेटमेंट आप देखते हो ना, वही चीज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो सरफेस टू एयर मिसाइल, एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्या करेगा, एयर टू एयर मिसाइल में क्या होगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल में क्या होगा। तो इसी चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सरफेस टू एयर। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल में क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, उन एयरक्राफ्ट को टारगेट करते हैं, उन एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, दूसरा ए का मतलब है एयर, एयर टू एयर। एयर टू एयर मिसाइल में क्या होगा कि एयरक्राफ्ट से फायर होगा, लेकिन किसके ऊपर फायर होगा, तो एयरक्राफ्ट के ऊपर ही फायर होगा। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है हमारा सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस में क्या है, ये लैंड पे टारगेट कर रहा है। ठीक है, इसी से आएगा फिर सी टू सी। अभी यहाँ पे जो ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल कहाँ पे ज्यादातर नेवल वॉरफेयर के लिए यूज होगा। ठीक है, अब आता है एक और तरह का मिसाइल, वो क्या है, वो है टॉर्पीडो। ये जो टॉर्पीडो है, ये क्या है, ये अंडर वाटर वेपन है, ये पानी के अंदर ये फायर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे टोटल 5 तरह की मिसाइल सिस्टम को देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट। ठीक है, अभी देखो ये अगर हमें टाइप्स के बेसिस पे पता चलता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किस तरह का मिसाइल होगा, बस आपको ये क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। अब आता है कि हम थोड़ा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो स्पीड होता है, ठीक है, कितना स्पीड होता है और ये स्पीड किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग उस चीज को भी समझते हैं। स्पीड को किससे नापते हैं, मैक से। ठीक है, अभी ये जो मैक है, मतलब कि ये जो स्पीड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो मैक का नंबर होता है ना कि 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, ये जो हम मिसाइल्स के बारे में देखते हैं, ये नंबर डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड पे। किसके ऊपर, टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड। अभी देखो ये जो टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड पे है, आप देखो जो स्पीड होता है, ठीक है, स्पीड किसका, साउंड का स्पीड। साउंड का जो स्पीड है, जब हम सी लेवल पे देखते हैं तो ये आपको लगभग लगभग स्पीड ऑफ साउंड, ये सी लेवल पे आपको अप्रॉक्स 332 मीटर पर सेकेंड दिखता है। ठीक है, लेकिन यही स्पीड जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, ये तो सी लेवल पे है, ठीक है, जब हम सी लेवल से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो ये स्पीड क्या होता है, ये स्पीड डिक्रीज हो जाता है। और इसीलिए जो मैक कैलकुलेशन होता है,
ये बहुत जरूरी है कि कौन सा मिसाइल कितना स्पीड में जाएगा। और इसी के बेसिस पे ना हम कैटेगरीज बनाए। तो हम उस चीज को भी समझते हैं, स्पीड कैटेगरीज। ठीक है, इसमें क्या है, एक है सबसोनिक, ठीक है, दूसरा है ट्रांसोनिक, तीसरा है सुपरसोनिक, चौथा है हाइपरसोनिक। ठीक है, अभी देखो ये जो हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं है, यहाँ पे हीट जनरेशन भी जो होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है। यहाँ पे प्लाज्मा फॉर्मेशन भी होता है, जिसके कारण क्या होता है, रडार के थ्रू भी इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिस है जब हम स्पीड के ऊपर कैटेगरी बनाए हुए हैं। क्लियर। अब देखो क्या है, हम ना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इंसाइट भी समझते हैं। देखो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो डायरेक्टली लिंक होती है उसके पावर प्रोजेक्शन पे, उसके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, एंड उसके डिटेरेंस पे। ठीक है, मतलब क्या है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल होने का मतलब है कि एनिमी, जो जहां पे भी आप अटैक कर रहे हो, एनिमी आपके स्ट्राइक रेंज में है। ठीक है, तभी आप क्या करते हो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का आप यूज करते हो। इसलिए देखोगे कि आज के टाइम पे मिसाइल रेस में एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है। ज्यादातर बहुत सारी कंट्री अब मिसाइल रेस में शामिल हो चुकी है, अलग अलग तरह के मिसाइल्स बना रही है। लेकिन देखो, स्पीड बढ़ाने से क्या होता है ना कि रिएक्शन टाइम कम होता है, ये बात हम जानते हैं कि अगर किसी मिसाइल का स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो उसको लॉन्च करने के बाद वहां पे अगर कोई उस मिसाइल से बचना चाहे तो नहीं बच पाएगा। ठीक है, क्यों, रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। इसीलिए ना यहाँ से एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्शन डिफिकल्टी। ये जो इंटरसेप्शन डिफिकल्टी है, इसका मतलब है कि स्पीड जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा रिएक्शन टाइम डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अगर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि 10 से 15 मिनट में कोई एक कॉन्टिनेंट को ही क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट, ट्रैक या फिर इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस तरह के मिसाइल्स के लिए, और उसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्शन डिफिकल्टी। ठीक है, अभी ना आप देखो, अब ना हम लोग ये भी समझेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या होता है, क्रूज मिसाइल में क्या होता है, हम इन सबको भी यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जो कॉमन यूपीएससी ट्रैप लगाता है ना कि रॉकेट वर्सेस मिसाइल में पूछ लेता है क्या है, तो वो आपको यहाँ पे पता चल गया है। रेंज का क्लासिफिकेशन पूछ लेता है कि रेंज में कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो ये आपको पता है। ठीक है, मैक नंबर को कैसे देखना है, उसके बारे में आपको पता है। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल क्या होता है, आपको उसके बारे में पता है। और ये बहुत बेसिक है, ये बेसिक अगर आपको पता है तो आप इसके आगे बैलिस्टिक क्या होता है, क्रूज क्या होता है, ये सब आंसर कर सकते हो। और हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल। हम इस चीज को भी समझेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या क्या चीज है। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मिसाइल का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको समझा कि मिसाइल क्या होता है, उसके 5 कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है। ठीक है, ये सब जब हम समझ जाते हैं ना, उसके बाद हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक चीज को और क्लियर करना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ मिसाइल, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, इन सबको बहुत डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए फिजिक्स का लॉ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में खुद से एक सवाल पूछो कि मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचता कैसे है, क्या क्या फॉलो करता है वो। तो देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि मिसाइल अपने टारगेट तक कैसे पहुंचता है, तो उसका सीधा जवाब होता है कि वो एक जो ट्रेजेक्ट्री होता है ना, उसको फॉलो करता है। ठीक है, और उस ट्रेजेक्ट्री को जब फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ, तो ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है जो मिसाइल हम भेज रहे हैं उसका जो फ्लाइट पाथ है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और मिसाइल के केस में आप देखोगे कि दो तरह के फ्लाइट पाथ होते हैं।
ठीक है, दो मेजर ट्रेजेक्टरी टाइप्स होते हैं। एक क्या है? एक है बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी एंड दूसरा है क्रूज ट्रेजेक्टरी। ठीक है, और हम दोनों को यहाँ पे आज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को समझते हैं। बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी। बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी में देखो वर्ड आया है बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये वर्ड जो हम लोग सुनते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल वाला, वो यहीं से आया है। बैलिस्टिक का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अगर आप किसी पत्थर को ऊपर फेंको तो क्या होगा? वो ऊपर जाता है, फिर ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। एग्जैक्टली यही होता है बैलिस्टिक मिसाइल में। सेम चीज बैलिस्टिक मिसाइल मिसाइल करता है, बस डिफरेंस इतना है कि पत्थर की जगह यहाँ पे मिसाइल है। और स्पीड जो है ना, आप जब नॉर्मल पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन यहाँ पे मिसाइल है तो इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी के बारे में समझते हैं तो यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। सबसे पहला फेज जो होता है, ठीक है, स्टेप वन कह लो आप उसको, स्टेप वन, ये जो होता है ना, ये बूस्ट फेज होता है। बूस्ट फेज, यहाँ पे क्या होता है? ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल का फर्स्ट फेज है। इस फेज में क्या होता है? रॉकेट का जो इंजन होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है और मिसाइल को एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है, ऊपर की तरफ उठने के लिए एक थ्रस्ट मिलता है। और इस ये जो फेज है ना, ये देखो कि हर मिसाइल के लिए 3 से 5 मिनट का होता है, लगभग लगभग। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और इसी फेज में क्या होता है? इस फेज में हम देखेंगे कि सारा फ्यूल जो होता है ना उस मिसाइल का, ये फ्यूल क्या होता है? बर्न आउट हो जाता है। ठीक है, और यही फेज आपको जब भी मिसाइल लॉन्च होगा, ये बहुत क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पे क्या है कि इस फेज को सैटेलाइट बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेता है। यहां तक अगर आप समझ चुके हो कि ये फर्स्ट फेज में क्या चीजें हो रही है, तो अब हम आते हैं दूसरे फेज में, दूसरे स्टेप में। और ये जो दूसरा स्टेप है, ये स्टेप क्या है? स्टेप टू। ये क्या है? मिड कोर्स फेज, जिसको आप लोग स्पेस फेज भी कह सकते हो। अब इस फेज में क्या होता है ना, इस फेज में मिसाइल एटमॉस्फेयर को छोड़ देता है। ठीक है, वो स्पेस में चला जाता है। 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, कभी कभी 1000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड को भी अचीव कर लेता है। और इतना ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि इंजन बंद हो जाता है। ठीक है, इंजन बंद होने के कारण क्या होता है? मिसाइल अब क्या है? अब मिसाइल क्या है कि इनर्शिया एंड ग्रेविटी, इन दोनों के अंदर मूव करता है। यहाँ पे आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान देना है। बैलिस्टिक मिसाइल कंटिन्यूअस प्रोपल्शन को यूज नहीं करता है। ये बूस्ट फेज में क्या हुआ? सारा का सारा जो फ्यूल था वो खत्म हो गया। बूस्ट फेज के बाद क्या होता है कि ग्रेविटी का रोल शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी और इनर्शिया इन दोनों में देखेंगे, और ये फेज बहुत लंबा फेज होता है। ठीक है, एंड फिर आता है तीसरा फेज। इस फेज में क्या देख रहे हैं कि ये स्पेस में चले गया। तीसरे फेज में क्या होता है? री एंट्री फेज। री एंट्री फेज, इस फेज में क्या देखोगे आप कि मिसाइल जो है वापस से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। ठीक है, और इस स्टेज पे क्या होगा? इसकी जो स्पीड होगी ना, ये स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी। और फ्रिक्शन एयर के साथ क्या होता है कि फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन क्या करता है? बहुत ज्यादा हीट को जेनरेट करता है। इसीलिए री एंट्री व्हीकल में एक हीट शील्ड लगाया जाता है, जो हम लोगों ने स्पेस में देखा था ना, कि जो री एंट्री व्हीकल है उसमें हम हीट शील्ड को लगाते हैं ताकि वो गर्म होके फट ना जाए। और इसी फेज में क्या देखते हैं? जब ये कहीं पे गिरता है तब ये अपना इम्पैक्ट दिखाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या देखे हम लोग? पहला फेज में क्या होता है? बूस्ट होता है। दूसरे फेज में ये स्पेस में पहुंच गया। स्पेस में पहुंचने के बाद क्या देखते हैं? ग्रेविटी अपना काम स्टार्ट करता है, एंड उसी के कारण क्या होता है? री एंट्री होती है, एंड फिर हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये इस तरह से गया ऊपर की तरफ, ऊपर से गया फिर नीचे गिरा। तो ये क्या है? ये एक हाई एल्टीट्यूड आर्क बनाया। हाई
एल्टीट्यूड आर्क, ये बना दिया। और एक प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। ठीक है, अभी देखो, ये तो बैलिस्टिक मिसाइल का था। अभी देखो बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांटेज क्या है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल इतना ज्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है। देखो सबसे पहली बात, ये इतना ऊपर तक जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो रेंज है ना वो बहुत ही ज्यादा है, एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज है। और इसमें क्या है कि बूस्ट के बाद फ्यूल जो होता है ना बहुत इफिशिएंट यूज होता है। ठीक है, और इस तरह के मिसाइल्स को हम न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल मानते हैं। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं उसी तरह से डिसएडवांटेज भी है। इसका मतलब क्या है डिसएडवांटेज, इसका जो पाथ होता है ना ये प्रिडिक्टेबल होता है। रडार इसे बहुत ही ज्यादा इजीली डिटेक्ट कर लेता है, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो होता है ना वो इसको इंटरसेप्ट कर लेता है और इसको डिटेर कर देता है, इसको खत्म कर देता है। ठीक है, ये तो था बैलिस्टिक मिसाइल के साथ। लेकिन अब हम समझते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल के साथ क्या हो रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल में हमने देखे कि हाई आर्क एक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको हाई आर्क वेपन भी बोलते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल में आप क्या बोल सकते हो, ये जो क्रूज मिसाइल होता है ये लो फ्लाइंग इंटेलिजेंट वेपन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि क्रूज मिसाइल जो है ना वो एक एयरक्राफ्ट की तरह बिहेव करता है, एयरक्राफ्ट। अब ना हम इसके भी वर्किंग को समझते हैं। देखो ये सबसे पहले लॉन्च हुआ। ठीक है, लॉन्च होने के कारण, लॉन्च होने के बाद जो इंजन है इसका इसका इंजन कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली वर्किंग। ठीक है, ये बहुत हाइट में नहीं जाता है कि एटमॉस्फेयर के बाहर चले गया, ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है, ये स्पेस में नहीं जाता है। ये क्या करता है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ना लो अल्टीट्यूड पे जब फॉलो करता है तो ये ऐसा दिखता है ना कि ये जो छोटे छोटे टेरेन है ना उनको हग कर रहा है। ठीक है, और इसी कारण से हम देखते हैं कि इसे हम टेरेन हगिंग भी बोलते हैं। देखो ये जो टेरेन हगिंग का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसमें क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर ये जमीन है तो मिसाइल क्या बहुत नीचे से फ्लाई कर रही है। ये सपोज हमारा एक मिसाइल है, ये मिसाइल बहुत ही नीचे से फ्लाई कर रहा है। ये कभी कभी क्या होता है, ये माउंटेन है, माउंटेन्स के बीच में से ऐसे गया यहाँ से निकल गया, माउंटेन्स के बीच में से निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे जो है ना रडार सिस्टम लगा हुआ, तो उसके कवरेज से भी बच जाता है। और इसी कारण से हम इसे बोलते हैं ट्रेन हगिंग कॉन्सेप्ट। इसीलिए क्या होता है जो क्रूज मिसाइल होता है ना, इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इसे हम जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अभी देखो ये तो था क्रूज मिसाइल के बारे में। और क्रूज मिसाइल का अगर आप देखोगे ना तो इसमें ना कंटिन्यूअस प्रोपल्सन हो रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बूस्ट के टाइम पे प्रोपल्सन हुआ, ये ऊपर चले गया, स्पेस तक पहुंच गया, फिर नीचे ग्रेविटी के कारण री एंट्री हुआ, फिर उसका इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है, इसके बाद इसका फ्यूल खत्म हो जा रहा है बूस्ट के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लॉन्च होने के बाद भी इंजन कंटिन्यूअस काम कर रहा है, यहाँ पे फ्यूल भी कंटिन्यूअसली यूज कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोपल्सन हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोपल्सन। ठीक है, और ये अगर कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, इंजन काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए आप देखोगे कि कभी कभी प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए ये सबसे बेस्ट डिजाइन होता है। ये मोस्टली जो टेक्टिकल बैटलफील्ड होते हैं ना उसमें यूज किया जाता है। क्लियर है, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्रूज मिसाइल जो है उसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला हमने क्या क्या एडवांटेज देखा, एडवांटेज पहले हमने क्या देखा, इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, हार्ड टू डिटेक्ट। हम इसे बहुत जल्दी इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो हार्ड टू इंटरसेप्ट ऑल्सो। एंड इसकी एक्यूरेसी जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, हाई
एक्यूरेसी। तो ये 3 चीज़ें आपको बेनिफिट में दिखती है, एडवांटेज में दिखती है। लेकिन जब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं, तो ये क्या कर रहा है ना कि कंटीन्यूअसली फ्यूल को कंज़्यूम कर रहा है, ठीक है? बैलिस्टिक मिसाइल में जितना रेंज होता है, इतना रेंज हम इसमें नहीं देख पाते हैं और स्पीड भी जो होता है ना, एज़ कंपेयर्ड टू बैलिस्टिक मिसाइल, इसका थोड़ा-सा कम ही देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि हम इन दोनों तरह के मिसाइल्स को देख लिए कि ग्रेविटी में कैसे काम करता है, ठीक है? और इसका डिटेंशन एंगल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड पर होता है, रडार उसको बहुत ईज़िली डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन क्रूज़ मिसाइल क्या है, लो एल्टीट्यूड पे काम करता है, तो रडार इसे बहुत लेट डिटेक्ट कर पाता है। इसलिए जो इंटरसेप्शन विंडो होता है, उसके केस में देखोगे, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखता है क्रूज़ मिसाइल, ठीक है? अब आते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, ये तो बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों को ऊपर समझाना था मुझे, वो क्या था आईसीबीएम, जो मैंने नहीं बताया था। आईसीबीएम, ठीक है? ये जो आईसीबीएम है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका रेंज हम लोगों ने क्या देखा था कि 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। अगर हम 1 मिनट रुक जाओ, देखें कहीं पे लिखे हैं क्या हम ये चीज़? हाँ, देखो आईसीबीएम मोर देन 5000। ये एक बैटलफील्ड वेपन नहीं होता है। अगर 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि बैटलफील्ड पे यूज़ कर रहे होंगे। इससे हम अभी भी यहाँ से बैठे-बैठे अगर हम चाहें कि हमको पाकिस्तान में कहीं पे अटैक करना है या फिर पाकिस्तान से भी दूर, ठीक है? 5000 किलोमीटर के अंदर अगर हमको उसके बाद अगर हमको कहीं पे अटैक करना है, तो हम फिर इसका यूज़ करते हैं। ये जो बैटलफील्ड में यूज़ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हम कहीं से भी यूज़ कर पा रहे हैं और इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक मानते हैं, ठीक है? और ये क्या करता है, ये न्यूक्लियर डिटरेंस का भी वेपन होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हम एक कॉन्टिनेंट, आज हम एशिया में बैठे-बैठे चाहेंगे तो अफ्रीका में अटैक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हमें पता चलती है किससे? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। अभी क्या है ना कि इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो एक और टेक्नोलॉजी आ गई है एमआईआरवी, एमआईआरवी टेक्नोलॉजी, ठीक है? टेक, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है एमआईआरवी का कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है? अभी देखो, ये जो मिसाइल है, इसका मतलब क्या है कि एक मिसाइल लॉन्च हुआ, ठीक है? वो स्पेस में गया, वहां से मल्टीपल वॉरहेड्स अलग हो गए। मतलब क्या, देखो, ये एक मिसाइल है, सपोज एक बड़ा सा मिसाइल है, ये मिसाइल स्पेस में गया, स्पेस में जाने के बाद ये छोटे छोटे बहुत सारे वॉरहेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? और ये सारे छोटे छोटे वॉरहेड्स जो हैं, ये वॉरहेड्स नीचे गिरेंगे, ठीक है? ये सिटीज पर जाएंगे और ये मिसाइल वहां के डिफेंस को ओवरवेल्म कर देगा। और इसी कारण से क्या है कि ये डिटरेंस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, ठीक है? अभी देखो, इसमें ना एक चीज और समझो कि एक और कॉन्सेप्ट आता है, डिकॉयज कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये तो हमारा क्या था, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल था, ठीक है? लेकिन एक और चीज है इसमें कि जब हम इसके बारे में समझते हैं, तो एक और कॉन्सेप्ट आता है, डिकॉयज कॉन्सेप्ट। डिकॉयज कॉन्सेप्ट, डिकॉयज कॉन्सेप्ट में क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल मिड कोर्स फेज में क्या करती है, डिकॉयज भी रिलीज कर सकती है, ठीक है? जिसके कारण क्या होगा कि रडार कंफ्यूज हो जाएगा। रडार क्या होता है, रडार कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वॉरहेड रियल है और कौन सा फेक है। और जब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है वॉरहेड्स के बारे में, तो क्या होता है, ये एक तरह से फेल हो जाती है, ठीक है? बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमने देखा कि ये प्रिडिक्टेबल है, अर्ली वार्निंग मिल जाता है। क्रूज मिसाइल में क्या है, ये अनप्रिडिक्टेबल है और लो अल्टीट्यूड पे होता है।
और सरप्राइज अटैक बहुत इजीली कर सकता है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि दोनों तरह के मिसाइल्स का अपना अपना रोल है। ठीक है। और यूपीएससी में देखोगे कि इन दोनों पे क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे दे कि बैलिस्टिक मिसाइल कंटिन्यूअस प्रोपल्शन यूज करता है, तो क्या अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तो आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल में कंटिन्यूअस प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता है, वो सिर्फ बूस्ट पीरियड में ही करता है। ठीक है। अगर आपसे पूछते कि क्रूज मिसाइल क्या है, ग्रेविटी डिपेंडेंट होती है, तो आप इस चीज का आंसर कर सकते हो कि क्रूज मिसाइल ग्रेविटी डिपेंडेंट नहीं होती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है जो कि ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो आते हैं ना, इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो अगर आप इस तरह से पढ़ के जाते हो। अगर आप इस तरह से नहीं करके जाते हो तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है। अब देखो, ये तो दो तरह के मिसाइल्स थे। अब हम लोग क्या करेंगे, और भी अलग अलग तरह के मिसाइल्स, जैसे कि हम लोग अभी हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, प्लस स्टील्थ टेक, इन दोनों को भी समझते हैं। ठीक है। अभी देखो, अभी तक हमने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के जो बेसिक डिफरेंस थे उसे डिटेल में समझा। अब हम बात करने वाले हैं मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में। सबसे डेंजरस एंड सबसे ज्यादा बात करने वाला, जो आज के टाइम पे बात करने वाला मिसाइल है, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये क्या करता है? अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आप सुने होंगे कि चाइना अभी हाइपर सोनिक मिसाइल को टेस्ट कर रहा है। रशिया के पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इंडिया के पास हाइपरसोनिक टीडीवी व्हीकल टेस्ट किया है उसने। अभी ये यहाँ पे ना क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में होता होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? ठीक है। तो हम अब उसी चीज को डिटेल में साइंटिफिक तरीके से समझने वाले हैं। तो देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल जो होता है ना, सबले इसके सबसे पहले हम स्पीड को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइपरसोनिक नाम नहीं है। तो स्पीड सबसे पहले देखते हैं। ठीक है। देखो, मैक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मैक क्या बताता है? एक मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। सुपरसोनिक क्या होता है? एक मैक से टू 5 मैक, इन दोनों के बीच का। ठीक है। हाइप ये क्या है? ये है सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक में होता है मोर देन 5 मैक। 5 मैक का मतलब क्या है? कि जो साउंड का स्पीड है, ठीक है, अगर हम साउंड का स्पीड देखेंगे तो अप्रॉक्स 332 मीटर पर सेकंड होती है। 5 मैक मतलब क्या होता है? कि उसी स्पीड का 5 टाइम्स, मतलब हर एक सेकंड। देखो, जैसे हम देखते हैं, एक मैक बराबर क्या होता है? इज इक्वल टू साउंड ऑफ स्पीड मतलब 332 मीटर पर सेकंड। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 1.6 किलोमीटर पर सेकंड। सोचो, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर पर सेकंड जा रहा है। ये अपने आप में एक अनइमेजिनेबल स्पीड है। अब सोचो, अगर कोई ऐसा भी है जिसका स्पीड मोर देन 10 मैक है, मोर देन 15 मैक है, तो सोचो रिएक्शन टाइम कितना कम हो जाएगा अगर इतना स्पीड से मिसाइल जाएगा तो। ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हाइपरसोनिक के बारे में ये बात कर रहे थे। ठीक है। अब इसी पे हम एक चीज और समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या है। स्पीड तो समझ गए। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल बेसिकली उस तरह का मिसाइल है जो कि 5 मैक के स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीड तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है। हाइपरसोनिक को दो चीजें डेंजरस बनाती है, एक तो स्पीड एंड दूसरा मैन्यूवरेबिलिटी, वेरेबिलिटी, सॉरी, ये खुद से ही आप लोग प्रोनाउंस कर लेना, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। वेरेबिलिटी। देखो, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो फास्ट होता है लेकिन प्रिडिक्टेबल होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये तो फास्ट होता ही है, लेकिन ये क्या है? ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है। इसी कारण से, इन दोनों चीज के कारण से ये जो मिसाइल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अभी देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अब ना हम दोनों को समझते हैं। ठीक है। कि हाइपरसोनिक मिसाइल के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल, इसमें दो टाइप होता है। एक होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल,
एंड दूसरा होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, HGV। अब ना हम दोनों को समझते हैं पहले। देखो, सबसे पहले हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को समझते हैं। ठीक है, इसको आप एक तरह से समझ लो कि ये एडवांस क्रूज मिसाइल है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही फ्लाई करता है क्योंकि क्रूज मिसाइल है। कंटिन्यूअस प्रोपल्शन होता है क्योंकि क्रूज मिसाइल है। एंड स्क्रैमजेट इंजन यूज करता है। स्क्रैमजेट क्या है? सुपरसोनिक कंबशन को अलाउ करता है। ठीक है, नॉर्मल जेट इंजन जो होते हैं वो जो है ना, वो सबसोनिक कंबशन करता है। ठीक है, स्क्रैमजेट क्या है? हाई स्पीड पर भी एयर फ्लो को स्लो नहीं करता है, इसीलिए हाइपरसोनिक स्पीड को मेंटेन कर पाता है। ठीक है, अभी देखो हाइपरसोनिक के बारे में जब हम बात करते हैं, स्पीड क्या है? 5 मैक से ज्यादा है। क्रूज मिसाइल मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लाइट करता है। और इसी में हम क्या देख रहे हैं, ये क्रूज मिसाइल है मतलब कंटिन्यूअस प्रोपल्सन भी हो रहा होगा। ठीक है, एंड एक चीज और, हाईली मैन्यूरेबल। ठीक है, तो इस चीज को भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर दोगे। तो ये तो हमारा क्या, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। लेकिन जब हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है? ये ना थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ना लॉन्च जब किया जाता है, तो इसको लॉन्च करते समय हम बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बूस्ट फेज में क्या होता है? रॉकेट यूज होता है। ठीक है, मिसाइल स्पेस के पास तक चले जाता है, फिर एक ग्लाइड व्हीकल की तरह सेपरेट होता है। अभी देखो इसमें सब जो क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। कैसे लॉन्च हो रहा है? बैलिस्टिक मिसाइल की तरह। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च हुआ। ठीक है, और इसका जो पहला फेज होगा वो बूस्ट फेज। बूस्ट फेज में क्या है, यहाँ पे ये रॉकेट को यूज कर रहा है। अब रॉकेट को यूज किया बूस्ट फेज में, एंड इसके बाद ये स्पेस तक चला गया। ठीक है, लगभग लगभग स्पेस तक चला गया। स्पेस में जाने के बाद ये सेपरेट होता है। ये कैसे सेपरेट होता है? ये एक ग्लाइड व्हीकल की तरह सेपरेट होगा। सेपरेट। अब ये जो ग्लाइड व्हीकल की तरह ये सेपरेट हुआ है। ठीक है, अब ये ग्लाइड व्हीकल अपर एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड में ग्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। हाई स्पीड ग्लाइड। ठीक है, ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद हाई स्पीड ग्लाइड कर रहे हैं। और ये क्या है, ये ग्लाइड करते वक्त कंटिन्यूअसली डायरेक्शन को चेंज करता है। और यही रीजन है कि इसे भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो पाता है, ये कहाँ गिरने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी प्रिडिक्शन जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी देखो HGV के बारे में इतना ही नहीं है कि बस हम इतना ही जाने। इसका फीचर क्या देखें, इसको बूस्ट करते समय रॉकेट बूस्ट कर रहा है। ठीक है, ये स्पेस तक नहीं जा रहा है, स्पेस के एज तक जा रहा है, पूरा स्पेस में नहीं जा रहा है। और वहां से क्या होता है, ग्लाइड करना स्टार्ट करता है। मैनेजेबल है। ठीक है, और लो एल्टीट्यूड पर भी रहता है एज कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सारी चीजें इसकी फीचर्स है। ठीक है, ये समझ गए। ये अगर आप समझ चुके हो तो अब यहाँ पे आपको एक चीज और अगर मैं पूछूं कि बैलिस्टिक वर्सेस हाइपरसोनिक, तो आप आंसर कर पाओगे क्या? मेरे ख्याल से कर देना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल में हाई आर्क बनता है, प्रिडिक्टेबल होता है, अर्ली वार्निंग पॉसिबल होता है। लेकिन सुपर सोनिक में हम क्या देखते हैं? सुपर सोनिक में हम देखते हैं ये लोअर ट्रेजेक्टरी पे मूव करता है, ये मैन्यूवरेबल होता है, इसे ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और अगर ये एक बार लॉन्च हो गया तो रिएक्शन टाइम बहुत ही कम मिलता है। इसलिए हाइपरसोनिक वेपन को डीस्टेबलाइजिंग वेपन माना जाता है। एक बार ये चल गया तो सामने वाले एनिमी को डिस्टेबलाइज कर ही देगा। ठीक है, अब ये तो समझ गए। देखो हाइपरसोनिक स्पीड क्या है ना, कि इतना हाइपरसोनिक स्पीड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, हीट का प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 2000 डिग्री से ज्यादा हीट हो सकता है। अब 2000 डिग्री से ज्यादा हीट है, एयर ऑलरेडी फ्रिक्शन के कारण एक प्लाज्मा लेयर बना रही है। और प्लाज्मा रडार जो होते हैं ना, वो सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर सकता है। इसलिए इसका हीट के कारण हीट के कारण क्या हो रहा है, एयर फ्रिक्शन के कारण प्लाज्मा लेयर फॉर्म हो जा रहा है। और प्लाज्मा लेयर क्या है? प्लाज्मा रडार सिग्नल, इस सिग्नल को डिस्ट्रॉर्ट कर देता है। एंड इसी डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है कि हम इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड
ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? अभी देखो, अगर हम इतना देख रहे हैं, तो हम इंडिया का भी तो हाइपरसोनिक प्रोग्राम देखेंगे, तो वो भी देखते हैं। हाइपरसोनिक प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है? अगर हम इंडिया का हाइपरसोनिक प्रोग्राम देखें, तो इंडिया ने अभी तक HSTDV ये टेस्ट किया। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ठीक है? इसमें क्या है, इसमें स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट किया गया और ये फ्यूचर में क्या होगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए एक फाउंडेशन बनेगा, ठीक है? ये हमारा इंडिया का हाइपरसोनिक प्रोग्राम है, ठीक है? ये अगर आप समझ चुके हो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम यहाँ पे करने वाले थे, वो क्या है? वो हम करने वाले हैं फॉप्स, ठीक है? FOBS, फॉप्स। फॉप्स का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। देखो, ये भी ना एक बहुत ही ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी ना डिफेंस में क्या कर रहे हैं ना, हम लोग करंट अफेयर को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। नोट्स पढ़ोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, उसी चीज को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। देखो, फॉब्स जो है, इसका जो मतलब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। इसका कॉन्सेप्ट पता है, कोल्ड वॉर के टाइप से आया था, ठीक है? इसमें क्या हुआ था कि मिसाइल पहले पार्शियल ऑर्बिट में जाता है, ऑर्बिट को वो कंप्लीट नहीं करता, ये ध्यान रखना, पार्शियल ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है। ये क्या करता है पहले, यहाँ पे समझो। इस सिस्टम में क्या होता है कि मिसाइल पहले पार्शियल ऑर्बिट में जाता है, पार्शियल ऑर्बिट। ये ऑर्बिट को कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पे ये कंप्लीट ऑर्बिट नहीं करता है और अर्थ के अराउंड एक पार्ट ट्रेवल करता है, ठीक है? आप देखोगे कि अर्थ के अराउंड एक पार्ट ट्रेवल किया, फिर अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, एक पार्ट अराउंड, सॉरी, अर्थ के अराउंड एक पार्ट ट्रेवल किया। जैसे अर्थ का ये पूरा ये ऑर्बिट है, तो इसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया, ठीक है? और अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में डी ऑर्बिट हो जाता है, ये ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, ठीक है? मतलब समझो कि अगर हम अमेरिका, हाँ एक मिनट, हाँ इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, ठीक है? रुक जाओ, हाँ थोड़ा सा जगह बनाने दो। कि अगर आप सोच के देखो कि अगर अमेरिका नॉर्थ पोल पे अटैक करना चाह रहा है, अटैक एक्सपेक्ट कर रहा है, तो क्या है कि ये जो अटैक एक्सपेक्टेशन नॉर्थ पोल पे है, ये हो सकता है साउथ पोल पे हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में डी ऑर्बिट हो जा रहा है। इसलिए ये क्या करता है, ये रडार जो सिस्टम होता है ना, रडार डिफेंस होता है ना, इसको बाईपास कर लेता है, ठीक है? और ये क्या कर रहा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल रडार ट्रैकिंग बाईपास है, उससे क्या होता है कि अगर उसको ये बेसिकली अगर आप देखोगे, उसको अगर ये बाईपास कर दे रहा है, तो अर्ली वार्निंग जो है, वो नहीं मिल पाता है, ठीक है? और मिसाइल डिफेंस का जो आर्किटेक्चर है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, ठीक है? और यही कारण से आप देखोगे कि ये जो हम फॉब्स के बारे में बात करते हैं, ये बहुत सारी कंट्री डेवलप कर चुकी है और कर भी रही है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। देखो, ये जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी, ये क्या है? सबसे पहले ना स्टील्थ को समझो कि स्टील्थ का मतलब कैसे है। आप लोगों को पता है रडार कैसे काम करता है? रडार क्या करता है कि रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है, ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वेव अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है?
तो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और यही रिफ्लेक्शन, यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन रडार रिसीव कर लेता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक रडार का काम है। ठीक है, अभी देखो स्टील्थ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है? स्टील्थ का पर्पस होता है, ये जो रिफ्लेक्शन आ रही है ना, ये रिफ्लेक्शन को डिक्रीज करने का काम। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन को डिक्रीज करने का काम कौन करता है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अभी देखो, ये डिक्रीज करके क्या होगा, कि सोचो किसी का रडार सिस्टम है और हमारा सबमरीन जा रहा है, हम अंडर वाटर देख रहे हैं, हमारा सबमरीन जा रहा है, ठीक है, ये हमारा सबमरीन है, ये किसी और का सबमरीन है, इसका रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट कर रहा है रडार के थ्रू। ठीक है, क्यों डिटेक्ट कर पा रहा है? क्योंकि इससे ना रिफ्लेक्शन जा रहा है। अगर इस रिफ्लेक्शन को कम कर दिया जाए तो क्या होगा कि इसको पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे हमारे कोई ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, एंड अगर इसको पता नहीं चल पाएगा तो ये इजीली इस पे अटैक कर सकता है। सिंपल सा बात है। अभी इसी को कम करने के लिए आया है स्टील टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है ना, इसका दो मेथड होता है। एक मेथड होता है सेफ डिजाइन, ठीक है, एक मेथड होता है रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। मतलब कि हम ऐसा सेप बनाएं, ठीक है, जो कि इस रिफ्लेक्शन को कम कर दे, या तो हम क्या करें कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल लगा दें, जिससे क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। यही दो मेथड है। अभी देखो, स्टील्थ मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट क्या करेगा, रडार का क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर देगा। इससे क्या हो जाएगा कि इसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और यही चीज है हमारा स्टील्थ टेक्नोलॉजी। अभी बताओ, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आई डोंट थिंक कि अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी क्या है कि नोट्स में या फिर बुक्स में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, बट बेसिक यही है जो आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद आता है एक और चीज, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डिस्कशन। इसको ना समझो, ये क्या बताना चाहे। देखो, यहाँ पे जब हम इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को कर लेते हैं, ठीक, हाइपरसोनिक कर लेते हैं, तो अब ना एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। हाइपरसोनिक वेपन जो है, ये डिस्टेबलाइजिंग क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि देखो, जो अपना हाइपरसोनिक वेपन है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, साउंड का स्पीड से 5 टाइम्स 8 टाइम्स फास्टर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना, रिएक्शन टाइम कम होता है। अगर कोई आपके ऊपर लॉन्च कर दे तो आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे, इतना कम टाइम होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, डिसीजन लेने का टाइम कम हो जाता है। सोचो कि अगर मिसाइल 10 से 15 मिनट में पहुंच के अटैक करने वाला है, ये पहुंच जाएगा, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके पास क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, कि वो क्या ही रिस्पॉन्स कर पाएगी। और ये जो रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, ये रिस्पॉन्स टाइम के कारण क्या होता है, जो वॉर के टाइम में एक्सीडेंट है, जो भी चीजें हो सकती है, डैमेज, इसका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए जो ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल है ना, ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल, इसमें क्या है ना, कि हाइपरसोनिक वेपन एक ऐसा वेपन हो जाता है जिसमें कि बैन लगने की बात आ रही है। ठीक है, और ये अभी देखो, ऐसा नहीं कि हो चुका है या कुछ होने वाला है, ऐसा एकदम नहीं। ठीक है, ये क्या कर रहा है ना, कि ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल में हाइपरसोनिक वेपन एक बहुत बड़ा कंसर्न भी बन रहा है, क्योंकि इसमें रिएक्शन टाइम कम होता है। तो इससे रिलेटेड आगे चीजें भी आएंगी, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में पढ़ा, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ा, एचजीवी के बारे में पढ़ा, स्क्रैमजेट के बारे में पढ़ा, फॉब्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो भी टॉपिक्स में आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फॉब्स जो होता है ना, वो कंप्लीट ऑर्बिट करता है, आप इजीली लगा सकते हो कि नहीं करता है, ये हाफ ही ऑर्बिट करता है और फिर अनकंडीशनल डायरेक्शन ले लेता है। तो इसीलिए यहां से आने वाले क्वेश्चन देखो, डिफेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, मिसाइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी होते हैं, बट आपको स्टेटमेंट्स को बस पढ़ना है। आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ब्रेक डाउन करने सीख जाओगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
चलो यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अभी तक हम लोगों ने मिसाइल्स के बारे में पढ़ा, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक, फॉब, स्टील, ये सब सब समझ गया। अब ना एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये तो अटैक की बात थी, ठीक है। अब सवाल क्या आता है ये सोचो, अगर एनिमी मिसाइल लॉन्च कर दे तो सामने वाला क्या करेगा? डिफेंस। अटैक की बात हो गई, अब डिफेंस की बात करेंगे कि सामने वाला बस देखता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए अभी हम लोग जो करेंगे वो करेंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है, हम यहां पे समझेंगे कि मिसाइल को मिसाइल से कैसे खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। अभी देखो, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस चीज पे बेस्ड है, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो। देखो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि जो इनकमिंग मिसाइल है जो आपके तरफ लॉन्च की गई है, इनकमिंग मिसाइल, इस मिसाइल को डिटेक्ट करना है, ठीक है। इस मिसाइल को ट्रैक करना है, और मिड एयर में ही, मतलब कि अटैक होने से पहले, इन मिड एयर, मिड कोर्स के बारे में पढ़ा ना, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देना। ये काम किसका है? ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। अभी देखो, ये जो काम है इसमें ना तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? एक तो डिटेक्शन, दूसरा ट्रैकिंग, एंड तीसरा इंटरसेप्शन। ये तीन चीज, एक, दो और तीन। अभी देखो, अगर डिटेक्शन में लेट होगा तो इंटरसेप्शन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, ट्रैकिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। इसीलिए अर्ली वार्निंग जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, हम मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम को ना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि यहां से आने वाले स्टेटमेंट को भी आप ब्रेक डाउन कर सको और करेक्ट आंसर मार्क कर सको। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एनिमी एनिमी क्या करता है? मिसाइल को लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा, सैटेलाइट क्या करेगा? जो इतना सारा सैटेलाइट लगा हुआ है स्पेस में, ये सैटेलाइट क्या करेगा? उस लॉन्च को डिटेक्ट किया, ठीक है। अब ये डिटेक्शन कैसे होता है? तो देखो, इंफ्रारेड सेंसर के बारे में आप लोगों को पता है? सैटेलाइट्स में क्या होता है ना कि इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, और ये सेंसर क्या करता है? रॉकेट प्लूम को डिटेक्ट कर लेता है, क्लियर है? डिटेक्शन हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होगा? अब जो ग्राउंड पे रडार है, ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम है, ये रडार क्या करेगा? उस मिसाइल को ट्रैक करेगा। देखो, डिटेक्शन हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ठीक है। अब फोर्थ में क्या होगा? जो कमांड सेंटर है, ठीक है, और कंट्रोल सेंटर है, ये क्या करेगा? ये डिसीजन लेगा कि क्या करना है, ये डिसीजन लेगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे? इधर से इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च होगा, जो उसी मिसाइल को खत्म करने के लिए लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। एंड सिक्स स्टेप में क्या होगा? मिड एयर में इंटरसेप्शन होगा, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को, ये जो पूरा यहाँ पे आपको 6 स्टेप में प्रोसेस बताया गया, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम किल चेन, किल चेन, क्लियर है? अब किल चेन रिलेटेड टू विच टेक्नोलॉजी, तो आपको पता चल जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अभी देखो, ये तो था बेसिक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है, लेकिन इसमें भी अगर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया, ठीक है, तो हम इस चीज को भी समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देख रहे हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या देखा कि वो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, इसलिए इंटरसेप्शन दो जगह पर हो सकता है। कैसे दो जगह पे हो सकता है? देखो, पहला है एटमॉस्फेयर के बाहर, ठीक है, आउटसाइड। दूसरा है इनसाइड एटमॉस्फेयर,
ठीक है, ये दो जगह से हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अभी देखो, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये क्या है? इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये बेसिकली टू टीयर सिस्टम। ठीक है, टू टीयर सिस्टम। अभी इस सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में आप देखोगे इंडिया का जो बीएमडी है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये डबल लेयर्ड है। अब ना, लेयर वन, ये क्या है? ये है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर। दूसरा है एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर। देख रहे हो यहां पे दो, जैसा हम लोगों ने पहले देखा था। अब ना हम इसी को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, और डिटेल में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या देखेंगे? पैड, PAD। ये क्या है? ये हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस। ये जो पृथ्वी एयर डिफेंस है, ये क्या बता रहा है? ये बेसिकली हमारा एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है। ये क्या है? ये मेरा एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है। मतलब ये एटमॉस्फेयर के बाहर इंटरसेप्ट करेगा। अगर बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस फेज में है, तो क्या होगा? अपना जो पृथ्वी एयर डिफेंस है, ये हाई एल्टीट्यूड पर जाकर उसको खत्म कर देगा। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा क्या है? दूसरा है AAD। ये क्या है? ये है एडवांस एयर डिफेंस। देखो, ये जो AAD है, एडवांस एयर डिफेंस, ये बेसिकली हमारा एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है। ठीक है, मतलब क्या है? ये एटमॉस्फेयर के अंदर इंटरसेप्ट करेगा। अप्रॉक्स जब 40 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर अगर कोई मिसाइल है, उस मिसाइल का अगर पहला लेयर फेल हो जाता है, उसे हम स्पेस पे नहीं खत्म कर पाए, तो ये जो हमारा सेकंड लेयर है, एंडो एटमॉस्फेरिक लेयर, ये बैकअप देगा। ठीक है, इस फेज में क्या होगा कि हम, अगर वो स्पेस में डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, नीचे आता है, तो हम फिर एडवांस एयर डिफेंस को लॉन्च करेंगे। ये क्या करेगा? इनसाइड एटमॉस्फेयर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये क्या है? ये डबल टीयर प्रोटेक्शन है इंडिया का। ठीक है, इसी चीज को आपको समझना था। डबल लेयर का मतलब क्या हो गया? अगर एक लेयर फेल हो जाए, तो दूसरा लेयर को मौका मिलेगा, और इससे क्या होगा? इंटरसेप्शन का जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं शूट, लुक एंड शूट। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा डॉक्ट्रिन है, जिसमें हम लोग कहते हैं शूट, नहीं हुआ फिर खोजो उसको एंड फिर उसको शूट करो। ठीक है, अभी देखो, ये तो यह था। अभी हम फेज वन में देख रहे थे कि फेज वन में हमारे पास ये था, फेज वन। अब हम फेज टू समझते हैं। फेज टू, इस फेज में हम क्या देखते हैं? पहला है PDV। ठीक है, अभी देखो, इंडिया का जो BMD है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये फेज दो में और ज्यादा एडवांस इंटरसेप्टर को डेवलप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो PDV है, ये पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हायर एल्टीट्यूड पे, हायर एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्शन करता है। अभी देखो, लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग एक एक मिसाइल को याद करके जाएंगे क्या, ऐसे करके जाए? नहीं भाई, अगर आप ये कर लेते हो, अगर पृथ्वी से रिलेटेड कुछ आता है स्टेटमेंट, आप इसके बेसिस पे अंदाजा लगा सकते हो ना कि पृथ्वी किस चीज के लिए है। पृथ्वी क्या है? हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पृथ्वी एयर डिफेंस है, ये स्पेस के ऊपर जब होता है, यहाँ एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं? हायर एल्टीट्यूड पे इंटरसेप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में आप क्या देखोगे? जो IRBM है और ICBM है, ये जो एक लेवल का थ्रेट देता है, इस थ्रेट को काउंटर कौन करेगा? हमारा PDV, जो कि फेज टू के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, ये तो था बेसिक डिफेंस सिस्टम। अभी इसके अलावा डिफेंस सिस्टम में क्या है कि हम लोगों ने
S-400 लिया हुआ है। ठीक है, ये S-400 जो है ये बेसिकली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस देता है। ठीक है, बहुत लोगों ने देखा होगा इसके बारे में। ये रशिया से लिया हुआ एक बेसिकली कह लो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ये जो S-400 है इसको इंडिया में सुदर्शन चक्र बोला जाता है। अभी हाल में कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला था कि हम लोग सुदर्शन चक्र डेवलप कर रहे हैं इसका यूज करके। ठीक है, सुदर्शन चक्र। अभी देखो ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। आपको ये पता होना चाहिए सुदर्शन चक्र किससे रिलेटेड है। कभी भी प्रीलिम्स में आया आप इजीली टिक कर दोगे। देखो ये जो टेक्नोलॉजी है ये रशिया से एक्वायर किया गया है। S-400 जो है ना ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, हम सरफेस से एयर में लॉन्च करते हैं। ये जो आप देख रहे हो S-400 ये एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बहुत सारे जो बैलिस्टिक मिसाइल का थ्रेट है ये उन सभी को इंटरसेप्ट कर सकता है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये? ठीक है, अभी देखो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना वो क्या क्या है। ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज जो इसका है ना ये अप्रॉक्स 600 किलोमीटर है। और इसका ये तो आप डिटेक्शन का रेट देख रहे हो, ये डिटेक्शन का। लेकिन अगर हम एंगेजमेंट की बात करते हैं तो ये अप टू 400 किलोमीटर एंगेजमेंट कर सकता है। ठीक है, इतना ही नहीं ये एक बार में क्या है ना मल्टीपल टारगेट को भी देख सकता है। मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी भी है इसमें। ठीक है, तो ये एक साथ ना बहुत सारे मिसाइल को हैंडल कर सकता है। इसलिए ये एक तरह से हमारे एयर डिफेंस फोर्स का मल्टीप्लायर माना जाता है। क्लियर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये तो सिंपल था। अभी जब हम लेयरिंग की बात कर रहे हैं, लेयर एयर डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को भी तो समझ लेते हैं ताकि वहां से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सको। यहां से आता है लेयर्ड एयर डिफेंस। ठीक है, ये जो अपना लेयर्ड एयर डिफेंस है इस कॉन्सेप्ट को समझना कैसे, देखो इसका मतलब होता है कि डिफेंस को डिफरेंट रेंज बैंड में डिवाइड करना। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? रेंज बैंड में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्यों कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। देखो क्योंकि हम लोगों को जो थ्रेट है ना वो थ्रेट हमेशा सेम टाइप का नहीं होता है। कोई ड्रोन हो सकता है, कोई क्रूज मिसाइल हो सकता है, कोई फाइटर जेट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इंडिया ने एक लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर बनाया है। ठीक है, और ये जो लेयर स्ट्रक्चर है ना ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारा जो लेयर वन है ये क्या है, ये बेसिकली वेरी शॉर्ट रेंज का है। ठीक है, इसको आप देखोगे VSHORADS। ठीक है, दूसरा जो लेयर है हमारा लेयर टू, ये क्या है? ये शॉर्ट रेंज SAM है। अपना लेयर थ्री जो है ये क्या है? ये मीडियम रेंज SAM है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो लेयर फोर है ये क्या है? ये हमारा लॉन्ग रेंज SAM है। ठीक है, फिर हमारा आता है लेयर फाइव। ये क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, BMD। देखो ये जो लेयरिंग की गई है ये लेयरिंग क्यों की गई है? डिसीजन लेना इजी हो जाता है। इससे क्या होता है कि थ्रेट में जो मल्टीपल बैरियर्स होते हैं वो क्रॉस करता है। और हर लेयर में लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर, लेयर फाइव, हर लेयर में इंटरसेप्शन का एक चांस मिल जाता है हमें। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा बैकबोन है। ठीक है, अभी देखो जब बैकबोन की बात आ रही है कि हम जब यहाँ पे लेयर एयर डिफेंस के बारे में बात करते हैं तो अभी देखो इन सब का जो बैकबोन है ना वो क्या है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, IACCS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड
एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब ना थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, बस समझने वाला है। यहाँ पे अगर समझ जाओगे ना, फिर कभी प्रिलिम में दिक्कत नहीं होगी। देखो, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का जो ब्रेन है ना, वो ये ब्रेन है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है? देखो, ये जो बहुत सारे रडार्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, एयर बेस होते हैं, मिसाइल यूनिट होते हैं, इन सबको कनेक्ट करता है और एक कॉमन एयर पिक्चर क्रिएट करता है। मतलब पूरा का पूरा एयर स्पेस एक रियल टाइम में एक डिजिटल मैप में आ जाता है। और इस डिजिटल मैप में आपको क्या क्या दिखता है? आपको रडार हो, सेंसर हो, ठीक है, एयर बेस हो, मिसाइल यूनिट हो, इन सबको एक जगह पे कनेक्ट कर देता है। अभी देखो, कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों? देखो, अगर रडार ने कुछ डिटेक्ट किया है, तो वो डाटा तुरंत कमांड सेंटर तक पहुंच जाता है। इससे क्या होता है? डिसीजन फास्ट हो जाता है, ठीक है, तो डिले वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये बेसिकली एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एग्जाम्पल भी बताता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, इसके बाद ना जब हम ये समझ जाते हैं, फिर आता है डिटेक्शन सिस्टम, कि ये जो डिटेक्ट कर रहा है, ये डिटेक्शन सिस्टम क्या है, कैसा है। देखो, डिटेक्शन के लिए इंडिया क्या यूज करता है? इंडिया रडार यूज कर रहा है, जो ग्राउंड पे लगे हुए रडार हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उन सबको यूज करता है, सैटेलाइट इनको यूज करता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मेथड हैं जो इंडिया यूज करता है, ठीक है, जो हमारे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, इन सबको यूज करता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो उड़ रहा है स्काई में, और वहां पे भी रडार जैसा यूज कर रहा है, और इन सबको यूज करके क्या करता है? डिटेक्शन कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है। तो आप देखोगे डिटेक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखते जाऊं तो लिखता हूं ग्राउंड बेस्ड रडार, ठीक है, एक ये। दूसरा है अपना AEW एंड सी एयरक्राफ्ट, जो हवा में उड़ते हुए अपना रडार से इस चीज को भी ट्रैक करता है। फिर अपना AWACS, और क्या है? सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये सब चीज का यूज करता है इंडिया डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अभी देखो, ये तो था हमारा, अभी तक हम जो देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। फिर हम लोगों ने देखा अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब हम लोग आते हैं अपना इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। देखो, क्रूज मिसाइल क्या है? लो एल्टीट्यूड पे उड़ता है, ठीक है, ये लो एल्टीट्यूड पे चल रहा है, तो इसको क्या होता है? रडार नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। रडार होरिजन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए क्रूज मिसाइल के लिए डिफेंस जो है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम। देखो, सब कुछ जो हमने पहले पढ़ा उसी पर बेस्ड है, कुछ अलग नहीं, ठीक है। आप देखोगे ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें एयरबॉर्न रडार और लेयर्ड सिस्टम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये लेयर्ड सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, तो कभी हम इजीली क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए इसमें क्या होता है ना, कि एयरबॉर्न रडार एंड हमारा जो लेयर्ड सिस्टम है, इसका यूज करते हैं क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए और इंटरसेप्ट करने के लिए। इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, ये तो सिंपल था कि हमने कैसे मिसाइल से अपने आप को बचाया। अभी देखो, ये जो मिसाइल डिफेंस है ना, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। अगर किसी भी कंट्री का ये कॉन्फिडेंस है कि वो किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है, ठीक है, तो डिटरेंस इक्वेशन जो है ना, ये चेंज हो जाता है। कोई भी अटैक नहीं करेगा, उसको पता है कि वो इसको इंटरसेप्ट कर लेगा। लेकिन एक डिबेट ये भी आता है कि मिसाइल डिफेंस जो है ना, ये आर्म रेस को बढ़ाता है। ये आर्म रेस इसमें क्या होगा? क्योंकि अपोनेंट और भी ज्यादा एडवांस मिसाइल डेवलप करना चाहेगा, ताकि हम उसको इंटरसेप्ट ना कर सकें, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? ये रेस बढ़ता जाता है, क्लियर। तो ये था बेसिकली हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड टॉपिक जो भी हम लोग यहाँ पे किए।
हम लोगों ने पैड में देख लिया, पैड क्या है, हम लोगों ने एड देख लिया, S-400 देख लिया, लेयर डिफेंस सिस्टम देख लिया। ठीक है, ये सब समझ जाते हैं हम। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चीज पे, हमारा नेवल पावर, हमारा एयर पावर, हमारा ड्रोन और फ्यूचर वॉरफेयर क्या होगा इस चीज के ऊपर। ठीक है, तो देखो, अभी तक हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी देखा, हमारा हाइपरसोनिक वेपन क्या है, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ये करना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखते हैं। इसमें सिर्फ मिसाइल नहीं है, इसमें हम अपना इंटीग्रेटेड वॉरफेयर टेक्निक आर्किटेक्चर क्या है उस चीज को समझेंगे। लैंड, एयर, सी, इन तीनों को मिलकर जब हम डिटरेंस क्रिएट करते हैं, हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, और हम इस चीज का स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर ट्राइड से। ठीक है, इस रुक जाओ, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं नेवल पावर, एयर पावर प्लस ड्रोन। ठीक है, हम इस चीज के बारे में यहाँ पे अब समझने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो, हम जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर ट्राइड से। ये जो हमारा न्यूक्लियर ट्राइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, समझो। न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है? ट्राइड का मतलब होता है तीन कंपोनेंट। ठीक है, थ्री कंपोनेंट। अब इस तीन कंपोनेंट में क्या क्या आता है? न्यूक्लियर ट्राइड में जो तीन कंपोनेंट है, इन तीन कंपोनेंट में क्या क्या आ रहा है? देखो, इसका मतलब ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन को तीन प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। पहला क्या है? लैंड। दूसरा क्या है? एयर। तीसरा क्या है? सी। क्या हम अपने न्यूक्लियर वेपन को इन तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी है या नहीं है? ये तीन पिलर मिलकर एक बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल डिटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे हम लैंड लेक के बारे में बात करते हैं, जो लैंड बेस्ड हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स है, ये क्या है? ये फिक्स्ड सिलोज या मोबाइल लॉन्चर से फायर हो सकते हैं। ठीक है, ये इजीली हो सकते हैं। जो हमारा एयर लैग है, ठीक है, एयर लैग में क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है हमारे पास, क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी कर सकते हैं? जो हमारा बॉम्बर है, जो हमारा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है या फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसका जो हम देख रहे हैं, क्या इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसे हम इजीली न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च कर पाए, इसमें हम न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी कर सकें? और साथ ही साथ आप एक चीज देखोगे कि यहां से लैंड से हम क्या किए कि इसे लॉन्च कर दिए। ठीक है, लेकिन जब हम एयर से लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपने एयरक्राफ्ट को बोला है आपको यहाँ पे जाके बॉम्ब गिराना है, लेकिन जाते जाते मन बदल गया और लगा कि अब नहीं गिराना है, तो क्या करते हैं, हम इसे रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे भेजेंगे तभी ना जब हमें गिराना पड़ेगा। अब आते हैं सी लैग पे। सी लैग में क्या है कि आप देख रहे हो यहाँ पे, हम क्या अपने सबमरीन, जो कि अंडर वाटर हिडन होता है, किसी को पता नहीं होता कहाँ पे, ठीक है, तो क्या हम वहां से न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ये जो सी बेस्ड डिटरेंस है, ये सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबमरीन अंडर वाटर हिडन होती है, एनिमी को पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसलिए जो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी होती है ना, यहाँ पे सिक्योर रहता है। ठीक है, इसीलिए हमें ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? अभी देखो, ये तो था हमारा कि हम ट्राइड के थ्रू क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब ना हम ना थोड़ा सा जो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। सबमरीन के बारे में, लैंड और एयर के बारे में नोट्स पढ़ोगे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अब ना हम थोड़ा सा पहले सबमरीन को समझते हैं। लैंड से जो भी मिसाइल हम लॉन्च कर सकते थे, बैलिस्टिक क्रूज, हमने इसके बारे में देखा है। अब ना ये जो सबमरीन का है ना, इसका हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखो, सबमरीन के पहले टाइप्स को समझना है हमें। सबमरीन ना दो टाइप्स की होती है। ठीक है, सबमरीन दो टाइप्स की होती है। पहला क्या होता है? कन्वेंशनल। ठीक है, दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियर पावर्ड। देखो, जो कन्वेंशनल सबमरीन होती है, ये इसका जो पावर सोर्स होता है ना, वो या तो डीजल या फिर
इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी। इन सबमरीन में क्या होता है, या तो डीजल यूज करते हैं या तो सबमरीन बैटरी यूज करते हैं, और सरफेस पे आके वापस से रिफ्यूल करना पड़ता है, वापस से बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। लिमिटेशन क्या है, आपको दिख गया कि इससे सरफेस में आना पड़ रहा है, ये लंबे टाइम तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, अंडर वाटर नहीं रह सकती। लेकिन जब न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करते हैं, तो इसे जो पावर मिलती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर मिल रहा है मतलब क्या है, इसके पास एनर्जी का तो बहुत बड़ा भंडार है, इसे सरफेस पे आने की जरूरत ही नहीं है, अनलिमिटेड एनर्जी इसको मिल रही है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कि ये जो सबमरीन है ये बहुत कम पानी के बाहर आती है। ठीक है, इसमें भी ना दो टाइप होते हैं, एक होता है एसएसबीएन, एक होता है एसएसएन। ठीक है, अभी देखो पढ़ रहे हो, क्लास कर रहे हो, हम जितना शॉर्ट ले जाना चाहते हैं ले जा रहे हैं। इसीलिए जब यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसको एक बार नोट से जरूर पढ़ना, लेक्चर देखो रिवीजन के लिए परफेक्ट है, बट एक बार नोट जरूर पढ़ना। इसके नोट साइंस एंड टेक के लिए स्पेशली मैंने फ्री में डाले हैं टेलीग्राम चैनल पे, चाहो वहां से नोट्स उठाओ, डिफेंस के पढ़ो, वो कंपलसरी है। वो नहीं करोगे तो फिर इस लेक्चर का भी फायदा नहीं होगा। वो जरूर करना, एक बार उस लेक्चर को बस बेसिकली उस नोट्स को एक बार बस पढ़ लेना, फिर ये देख लेना, रिवाइज भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा चीजें, और फिर आंसर भी मार्क कर पाओगे। देखो एसएसबीएन क्या है, ये बेसिकली सिप है। ठीक है, ये जो सिप होता है ये सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सिप होता है। ठीक है, एसएसबीएन बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होता है। ये अपने साथ ना न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करता है। इसका मेन अगर रोल देखोगे, इसका मेन रोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। कैसे स्ट्रेटेजिक है, ये अपने साथ न्यूक्लियर वेपन कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस हो सकता है। ये न्यूक्लियर जो अभी हम लोगों ने ट्राइड पढ़ा ना, उसका सी लेग को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और एसएसएन जो है, एसएसएन भी न्यूक्लियर पावर्ड होता है, लेकिन ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल कैरी नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, यही दोनों में डिफरेंस है। बार बार मैं चिक चिक के बता रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर साथ में चला जाता है, लेकिन एसएसएन में बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर नहीं जाते हैं। एसएसएन बेसिकली अटैक सबमरीन है। इसका जो रोल होता है, इसका रोल होता है एनिमी के जो सबमरीन है उनको डिस्ट्रॉय करना, और साथ ही साथ सी पे कंट्रोल स्टेब्लिश करना। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हम सी के बारे में देख रहे थे, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सी में ही देखते हैं कि हमारा जो सबमरीन है क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब हम उस पर एयरक्राफ्ट को भी लेकर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सी कंट्रोल कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझाता है। देखो एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली एक फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट बेस होता है, एयर बेस होता है बेसिकली, कि पानी में तैर रहा है, वहां पे से एयरक्राफ्ट उड़ भी सकता है, वहां पे आके लैंड भी कर सकता है, वहां पे रिफ्यूल भी कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये सी कंट्रोल का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ठीक है, अभी देखो कि आप देखोगे कि इसमें ना दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है सी डिनाइल, एक आता है सी कंट्रोल। इन दोनों को समझो। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। सी डिनाइल क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी एनिमी होता है इनको ऑपरेट करने से हम रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, एनिमी ऑपरेशन को रोकते हैं। सी कंट्रोल क्या होता है, सी कंट्रोल का मतलब होता है कि आप फ्रीली घूम रहे हो, आप उस जगह पे कंट्रोल करके रखो, आप फ्रीली ऑपरेट कर रहे हो, आप ऑपरेट कर रहे हो, यहाँ पे हम एनिमी को ऑपरेट करने से रोक रहे हैं। ठीक है, और सी कंट्रोल के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी देखो जो भी हमारा कैरियर है, कैरियर के ऊपर एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के दो मेजर सिस्टम होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे कैरियर है इसका हम लॉन्च सिस्टम समझ रहे हैं। ठीक है, देखो कैरियर पे ना एयरक्राफ्ट लॉन्च करने का दो मेजर सिस्टम होता है, एक स्टोबार और इमाल्स, ये दो सिस्टम। स्टोबार में क्या होता है कि हम शॉर्ट टेक ऑफ करते हैं। ठीक,
और साथ ही साथ हम इसमें अरेस्टेड रिकवरी कहते हैं। देखो, इसमें ना जो रनवे होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है? इसीलिए हमें आपको यहाँ पे शॉर्ट टेक ऑफ करना पड़ता है। और इसमें जब हम वापस से लैंड करते हैं ना, तो अरेस्टेड रिकवरी होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि रस्सी का यूज किया जाता है, वायर का यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए, ठीक है? और जब हम इमाल्स के बारे में देखते हैं, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे ना आप देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम होता है, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो ये था हमारा एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से रिलेटेड चीज है। इतना कर लेते हो, इतना समझ जाते हो, बहुत बढ़िया समझ रहे हो। नोट्स देखो, अब आते हैं हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पे, जो कि है डिस्ट्रॉयर का। डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स एंड कॉर्वेट्स। देखो, आप लोग सभी ने इसके बारे में पढ़ा है, देखा है, आप लोगों को पता होगा। देखो, जो हमारी नेवल शिप होती है ना, इन सारे शिप का जो साइज है और उसका जो रोल है, वो उनके बेसिस पर क्लासिफाई होते हैं। जैसे कि देखो, कोई सिर्फ डिस्ट्रॉयर होता है, कोई सिर्फ फ्रिगेट्स होता है, कोई सिर्फ कॉर्वेट्स होता है, ठीक है? देखो, डिस्ट्रॉयर कौन होते हैं? जो लार्ज वॉरशिप होते हैं, ये क्या होते हैं? डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। इसमें ना मिसाइल्स होती है, ये मिसाइल से पूरी तरह आर्म्ड होते हैं। ये मल्टी रोल्ड कॉम्बैट में स्पेसिफिकेशन होता है इनका, ठीक है? अभी देखो, ये तो था क्या चीज का? ये था हमारा डिस्ट्रॉयर का। लेकिन जब हम फ्रिगेट्स के बारे में बोलते हैं, तो फ्रिगेट्स क्या है? ये मीडियम साइज शिप है, ठीक है? मीडियम साइज। अब देखो, ये मीडियम साइज में क्या होता है ना, इनका रोल क्या होता है? इनका रोल देखोगे तो हम लोगों ने जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी देखी थी, ये स्टील्थ, इनका रोल स्टील्थ का होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइम पे एस्कॉर्ट करना पड़ता है, या तो कहीं वॉर हो रहा है और कोई बड़ा लार्ज वॉरशिप डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसको हमको एस्कॉर्ट करने के लिए, ठीक है? तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? और फिर आता है कॉर्वेट। कॉर्वेट क्या है? ये छोटे शिप होते हैं, ठीक है? जो कि बेसिकली कोस्टल डिफेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? अब ये क्या है ना, कि ये कोस्टल डिफेंस के लिए तो यूज़ किया जाते हैं, साथ ही साथ ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है? तो ये सारी चीजें, अब ना ये तो हो गया कि डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, कॉर्वेट्स क्या होते हैं। इस तरह के टर्म्स अगर आ जाते हैं तो आप उसको इजीली मार्क कर सकते हो। अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आप देखोगे फाइटर एयरक्राफ्ट जनरेशन। जो हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट देखते हैं, उसमें जनरेशन देखते हो ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, आखिर ये क्या है? अभी देखो, इस चीज को समझने के लिए अब हम लोग समझ रहे हैं एयर पावर। ये क्या है? ये हमारा एयर पावर बताता है। देखो, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वो बेसिकली 5 जनरेशन में डिवाइड होते हैं। किसमें? 5 जनरेशन में। अभी ये कैसे होता है? देखो, जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ गन्स होते हैं, ठीक है? जो सेकंड जनरेशन वाले होते हैं, इसमें क्या है? इसमें आफ्टर बर्नर प्लस मिसाइल, ये दोनों होती है, ठीक है? जो थर्ड जनरेशन वाला है, ये जो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसमें क्या है? इसमें आप देखोगे गन्स भी हैं, मिसाइल भी हैं, आफ्टर बर्नर भी है, एंड इसमें बीवीआर भी है। बीवीआर, ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है अपना बियॉन्ड वर्चुअल रेंज, ठीक है? अब जो हमारा फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इन जनरेशन में क्या देखोगे? ये फ्लाई बाय वायर प्लस हाई मैन्युवेबिलिटी, ये सारी चीजें फोर्थ जनरेशन में। फिर आता है 4.5 जनरेशन, ठीक है? अब ये जो 4.5 जनरेशन है,
इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन ये भी देखने को मिलता है, प्लस इसमें एडवांस रडार भी होता है, एडवांस रडार। ठीक है, अभी देखो जो अपना फिफ्थ जनरेशन है, इसमें क्या है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। इसमें स्टील्थ प्लस नेटवर्क सेंट्रिक प्लस जो सेंसर फ्यूजन होता है, ठीक है, ये भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये जो जनरेशन है ना हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये जनरेशन में डिवाइडेड है, और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है ये जनरेशन वाइज आपको पता चल जाता है। अभी देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको लग रहा होगा पता नहीं, ये जो फ्लाई बाय वायर है, ये फ्लाई बाय वायर कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, फ्लाई बाय वायर का कॉन्सेप्ट में देखते हो कि देखो, पायलट के जो मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, इन कंट्रोल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिप्लेस कर देता है, और इसके कारण क्या होता है कि एक जो कंप्यूटर स्टेबिलिटी होती है वो मेंटेन कर पाता है, जिससे क्या होता है ना कि उस एयरक्राफ्ट का एजिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी देखो एक जगह पे आप लोगों ने आफ्टर बर्नर देखा होगा, ये आफ्टर बर्नर क्या होता है। देखो आफ्टर बर्नर क्या है कि जो एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करके थ्रस्ट इंक्रीज किया जाता है ना, जब हम सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करते हैं, तो वो चीज आपको सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट में दिख जाता है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ही। अब इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो आफ्टर बर्नर समझ आ गया आपको, बाकी जो चीजें हैं वो तो समझ आ गई। अभी जो ड्रोन्स है, जो यूएवी सिस्टम है, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक जगह पे हम लोगों ने यूएवी सिस्टम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ड्रोन्स एंड यूएवी सिस्टम इसको भी समझते हैं। देखो मॉडर्न वॉरफेयर में अगर आप देखोगे तो ड्रोन्स का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है, और ड्रोन्स की कैटेगरी भी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी के टाइम में जो ड्रोन्स की कैटेगरी है, एक है मेल और एक है हेल। ठीक है, हेल क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। ठीक है, मेल क्या है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। ठीक है, ये हमारा ड्रोन्स का कैटेगरी होता है। तो अगर इस तरह के कीवर्ड आ जाते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कीवर्ड ड्रोन से रिलेटेड है। फिर ठीक है, और यूएवी जो है, यूएवी में देखोगे जो टैक्टिकल यूएवी होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको स्वार्म ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूटेशन टारगेट्स के ऊपर जब घूमकर अटैक किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती है। और जो हमारा स्वार्म ड्रोन्स है, ये क्या होता है, इस ड्रोन के साथ मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड ड्रोन्स भी अटैच्ड होते हैं, जो फ्यूचर वॉरफेयर में एआई बेस्ड हमारा ऑटोनोमस ड्रोन्स होगा, उन सब में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, रडार के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, रडार के साथ क्या होता है कि देखो अभी जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है इन सब में हम लोग रडार को भी देखे। अब रडार हमने बेसिक उसमें भी देखा जब हम लोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम देख रहे थे। फिर हम लोगों ने रडार का यूज जो हमारा सबमरीन था उसमें भी देखा। रडार का यूज एयरक्राफ्ट में भी होता है, रडार के साथ साथ सोनार का भी यूज होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे रडार एंड सोनार। ये जो रडार और सोनार है, इसमें आप देखोगे कि जब तक हम डिटेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम डिफेंस भी नहीं कर सकते। एयर डोमेन में रडार यूज हो रहा है, ठीक है, और सी डोमेन में सोनार यूज हो रहा है। ठीक है, सोनार क्या करता है, ये क्या साउंड वेव यूज करता है अंडर वाटर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, एक्टिव सोनार क्या होता है, साउंड भेजता है। पैसिव सोनार क्या होता है, सिर्फ सुनता है। उसी तरह से हम रडार के बारे में, जब हम एयरक्राफ्ट के बारे में देख रहे थे तो रडार देख रहे थे, जब हम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कर रहे थे उसमें भी रडार देख रहे थे। जब हम सोनार कहाँ पे यूज करते हैं, सोनार हम यूज करते हैं सबमरीन में। अभी मैंने गलती से बोल दिया था कि हमने रडार सबमरीन में भी यूज किया था, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सोनार का यूज होता है अंडर वाटर के लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि अभी तक हम लोग रडार सोनार ये सारे सिस्टम के बारे में समझ रहे थे, लेकिन अब जो फ्यूचर वॉरफेयर है, फ्यूचर वॉरफेयर, ये जो फ्यूचर वॉरफेयर है इसमें हम क्या देखेंगे, आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, वो टेक्नोलॉजी अब ना डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स बनने लगे हैं। अब ये प्रोजेक्टाइल नहीं फायर करते, ये क्या है, एनर्जी बीम फायर कर रहे हैं, जो लेजर बीम है इन सब में। तो देखो जो फ्यूचर वॉरफेयर है ना, ये बेसिकली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इस पे बेस्ड है। और इसी में अगर आप टाइप्स देखोगे तो हम एक लेजर देखते हैं, हम माइक्रोवेव देखते हैं, ठीक है, हम
पार्टिकल बीम देखते हैं, ठीक है। अभी ये सारी जो चीजें हैं, ये जो फ्यूचर वॉरफेयर का हम लोग वेपन देख रहे हैं, ये वेपन का एडवांटेज देखोगे, इसका जो स्पीड होता है ना, वो एकदम लाइट की स्पीड की तरह होता है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह के कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम यहाँ पे बहुत कम प्राइस में ज्यादा शॉट मार सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन सब में पावर का यूज ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको पावर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और इन्हीं सब के कारण आप देखोगे आज के टाइम पे हर एक कंट्री का एक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, इन सबको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इन सबको समझ के देखेंगे कि इंटीग्रेटेड वॉरफेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, ये क्या है। आप देखते हो कि हमने जो मिसाइल पढ़ा, हमने जो सबमरीन पढ़ा, एयरक्राफ्ट पढ़ा, रडार पढ़ा, ड्रोन पढ़ा, मिसाइल डिफेंस पढ़ा, ये सब इंटरकनेक्टेड है। और यही क्या है कि आज के टाइम का जो मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, इसको क्रिएट करता है, ठीक है। अभी ना हमारा बस 2 मिनट का बचा हुआ है लेक्चर। अभी इसमें देखो कि हमने ये सारी चीजें जब देखी तो आखिर इन सब का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस आर्किटेक्चर क्या करता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ वेपन का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिटरेंस भी दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे सर्वाइबिलिटी भी दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे रिडंडेंसी भी दिखा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर ट्राइड है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम इसमें सर्वाइबिलिटी कैसे इंश्योर कर रहे हैं। हम अपना लेयर्ड एयर डिफेंस प्रोटेक्शन भी बता रहे हैं, हम हाइपरसोनिक रेस की स्टेबिलिटी को भी चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। ड्रोन बैटलफील्ड डायनेमिक्स को भी चेंज कर रहे हैं। और इन सब चीजों को समझ के हम एक अपना डिफेंस सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो कंप्लीट पिक्चर हम लोगों ने आज देखा। मिसाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ उसका एक चैप्टर था, और ये नेशनल सिक्योरिटी का एक बैकबोन भी है। अगर आप इस लेक्चर को समझ पा रहे हो तो फिर आप जब नोट्स पढ़ोगे तो उस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप इजीली उन सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो जो कि प्रीलिम्स में आए, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई हो, तो प्लीज लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट लग रहा है, कुछ भी पूछना है, आप उससे रिगार्डिंग कमेंट करके पूछो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से जुड़ के आप अपने डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।